हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि डीसी हो या मतलब मोटर की डीसी मोटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अपने को पता है कि जो डीसी मोटर होती है उसमें दो ही करैक्टरिस्टिक्स, तीन करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती हैं कि एक तो अपने टॉर्क और करंट के बीच में, और दूसरा आपके एक तो टॉर्क और करंट के बीच में होती है, दूसरा आपके स्पीड और करंट के बीच में, या फिर स्पीड और आपके टॉर्क के बीच में। अब आपको ये पता है कि मैं जैसे डीसी शंट मोटर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए है। तो फाई तो कांस्टेंट है, तो आई ए हो गया, मतलब टॉर्क और जो आई ए हैं दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। तो जैसा मैं स्पीड और करंट का आएगा आर्मेचर करंट का ग्राफ, सेम टू सेम वैसा ही स्पीड और टॉर्क का आ जाएगा जो कि इसमें बन रहे हैं। ठीक है, दोनों अब बने कैसे बताते हैं। पहले इसकी बात करते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई है, तो आप समझिए कि टॉर्क और उसका रिलेशन सीधा लीनियर है। डीसी शंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर उसमें अगर स्पीड और अपने इसकी आर्मेचर करंट की बात करेंगे तो इसमें ये कि देखो अपन जो लिखते हैं नॉर्मली कि जो टर्मिनल से अपन ने सप्लाई दी तो वी टी इक्वस टू ई जी प्लस आई आर है, तो वहीं से अपन लिख दिया। ई जी को बाहर निकाले तो इक्वेशन ये बनी जो आपको दिख रही है, ओमेगा एम इक्वस टू वी टी माइनस आई आर अपन के फाई आई ए, ठीक है। अब बता इसको यहाँ पे ना बी टी अपन के फाई ए माइनस आई ए अपन आर ए अपन के ए फाई ए दोनों के पीछे अपन अपन लिख देना। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन पता चलेगी, और ओमेगा एम की जगह आप 2 पाई एन अपन 60 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वहाँ से देख लेना। तो उसमें इक्वेशन पता है क्या बनेगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे स्लोप पता नेगेटिव होगी। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे शायद आप इस चीज़ को कि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी है तो माइनस की स्लोप होगी, और जो इसका जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव होगा। बी टी अपॉन के फाई है तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव इसकी स्लोप आ रही है। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, तो मैथमेटिकली में आप समझ गए इस चीज़ को। अब पढ़ते हैं कि सीरीज जो मोटर है, तो सीरीज मोटर में ये कि अपने जो वाइंडिंग लगी होती है ना, फील्ड वाइंडिंग, वो सीरीज में होती है आर्मेचर वाइंडिंग के। तो एक्चुअली में क्या है कि टॉर्क दोनों प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन अब जो फ्लक्स है ना उसकी एक लिमिट होती है। कोई भी मेटेरियल है, जो कोई भी मटेरियल है अपना, उसमें जो डाइपोल्स होते हैं अगर एक लिमिट के बाद एक डायरेक्शन में अगर वो सारे अलाइन हो गए तो इसका मतलब क्या, अब फ्लक्स वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे डाइपोल्स एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं ना एक टाइम पर। तो वही टाइम है, मान लो वो एक पोजीशन आ जाती है, उस पर सेचुरेट हो जाते हैं, है ना। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू उस टाइम पे केवल करंट के प्रोपोर्शनल होगा, आर्मेचर के फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सेचुरेट हो चुके हैं और वो सारे डाइपोल्स एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। अब उससे ज़्यादा और क्या ही देंगे वो, ठीक है। तो शुरू में तो क्या था इसका, ये था पैराबोला, फिर बाद में अपना सीधा लीनियर आ जाता है, ठीक है, टॉर्क और आई ए। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीड और आई ए के बीच में, तो देखो वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, ओमेगा एम बराबर वी टी माइनस आई ए अपन आर ए और के एफ आई ए। तो इसमें पता है जब दोनों के नीचे अपन लिखेंगे तो वी टी अपन के एफ आई आएगा माइनस आई ए अपन आर ए और के एफ आई ए। तो फाई ए से फाई कट जाएगा ऊपर वाले से, क्योंकि आई ए और फाई है ना, एक दूसरे प्रोपोर्शनल हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक ही, इन दोनों में एक ही तो करंट फ्लो कर रहा है, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो एक तरह से फ्लक्स इसकी प्रोपोर्शनल होगी सीरीज में। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आएगी, ये आएगी हाइपरबोला वाली, क्योंकि ओमेगा एम बोलो या एन बोलो एक ही बात है, इस प्रोपोर्शनल टू 1/, फाई आएगा, या फिर आई ए बोलो उसको, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू आई ए में ये बनेगा हाइपरबोलिक। और मैंने आपको बताया था कि एन इज प्रोपोर्शनल टू आई ए और एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t, अगर इसको आपको याद रखना है। बाकी तो जैसा करंट का वैसे टॉर्क का आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक्चुअली में याद रखना है। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/, आई ए जो भी दिखा, और जब अपन फॉर्मूला रखेंगे कि ये पे ना रूट पता है क्यों आया, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर है, तो एक्चुअली वहाँ से फिर रिलेशन ऐसा आएगा यहाँ पे ना। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू √2 हो जाएगा, √t तो वहाँ रख दिया अपन ने उसकी जगह। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ना अभी, ये एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/, आई है, और एन इज प्रोपोर्शनल टू √t, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड की बात करेंगे। तो कंपाउंड में क्या है, टॉर्क के बारे में बात करेंगे अगर हम, ठीक है। तो टॉर्क होती है ना कम्युलेटिवली में, कम्युलेटिवली और डिफरेंशियली। देखो कम्युलेटिवली में क्या होता है, फ्लक्स, ये दो चीज़ याद रखो। कम्युलेटिवली है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और डिफरेंशियली में फ्लक्स घट के आता है। अब जिसका फ्लक्स बढ़ेगा उसका टॉर्क ज़्यादा होगा, तो कम्युलेटिव ऊपर आएगा, डिफरेंशियल नीचे आएगा। वैसे आपको ये याद रखना है स्टार्टिंग का टॉर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी ये वाले नीचे वाले एक्सिस से, ठीक है। तो टॉर्क और आई का ऐसा ग्राफ आएगा। दूसरा अपन बात करें स्पीड और इसकी करंट की। स्पीड और करंट में ये है कि जब आपको पता है अगर डिफरेंशियली का फ्लक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस ऊपर आएगा, कम्युलेटिवली का नीचे आ जाएगा। बस आपको याद रखना है कहाँ से, एन एस जो भी स्पीड है वहाँ से स्टार्ट करनी, कुछ ना कुछ स्पीड है मतलब वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और ये कोई टॉर्क और स्पीड का था, मैंने आपको बताया जैसा टॉर्क वही स्पीड, मतलब जैसा करंट का आर्मेचर करंट के साथ वैसा ही टॉर्क के साथ आएगा स्पीड, ये दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसमें अभी डीसी सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेना आपकी भाई। हाई स्टार्टिंग टॉर्क में यूज़ करते हैं और वेरिएबल स्पीड होती है डीसी सीरीज़ में। डीसी सेंटर में कांस्टेंट स्पीड होती है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा लगभग जीरो होता है, क्योंकि जब कांस्टेंट स्पीड है चेंज ही नहीं हुआ, नो लोड फुल लोड स्पीड लगभग होगी, तो वोल्टेज रेगुलेशन में स्पीड रेगुलेशन बोल सकते हैं इसको, जीरो आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी रेगुलेशन होगी वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, स्पीड रेगुलेशन बोलेंगे इसमें आप। ठीक है, और कम्युलेटिवली का मतलब है इंटरमीडिएट टॉर्क के लिए जो अचानक से टॉर्क जो उसके यूज़ करेंगे, डिफरेंस लिखा है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क होगा इसमें। ठीक है, बाकी यूज़ देखो इसमें ट्रैक्शन में लोकोमोटिव रिवर्टर्स होइस्ट क्रेन्स में किसको यूज़ करें, डीसी सीरीज़ को। शंट को एक तरह से मैकेनिकल में जैसे रोलिंग मिल में, लेथ मशीन टूल वगैरह में, फैन ब्लोअर सब में। और उसके बाद ये आप कम्युलेटिवली करेंगे शेयर में, पंचेस में, एलिवेटर्स में, एस्केलेटर्स में, कटिंग टूल्स वगैरह इसमें। ठीक है, रोलिंग मिल में तो कभी कभी इसका यूज़ करते हैं, मगर रोलिंग मिल में डीसी सेंटर के लिए है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में देखो अपन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। एक तो ना नो लोड पे होता है, सुनो ध्यान से, मैं एक सीरीज़ बताऊँगा। देखो शुरू से अपन ने क्या दिया, अपन ने डीसी में अपन ने उसको रोटेट करा है। ठीक है, रोटेट कराएंगे तो अपने IF बना, मतलब अपने पास। ठीक है, अपने पास IF बना, और मतलब ये ना कि IF बनने से अपने को क्या मिल रहा है, IF मिलने से मतलब फ्लक्स है अपने पास। ठीक है, तो उस फ्लक्स की वजह से अपने को IF मिलेगा। ठीक है, और IF की वजह से EMF इंड्यूस होगा। अब जब EMF इंड्यूस हो जाएगा तो ये तो इसको बोलेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है कि जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, एक तो IF और EG, क्योंकि IF की वजह से क्या हुआ, फील्ड करंट की वजह से EG जो है इंड्यूस हुआ। ठीक है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये अपने को EG मिल गया। अब EG जो मिला है अपने को, ये जनरेट हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, तो वो होगी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। IF की वजह से जो EG बना है वो होगा नो लोड। EG की वजह से जो IA बना है, आर्मेचर करंट बनेगा, वो हो गया आपके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर IA की वजह से जो बाहर करंट निकल रहा है, जो लोड करंट जो तुम्हारा शंट का और दोनों का मिला के निकल रहा है। ठीक है, तो जो लोड करंट मिलेगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, लोड करंट और टॉर्क। ठीक है, ये अपने को याद रखना, सॉरी लोड करंट और आपका जो टर्मिनल वोल्टेज वो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये तो आपको ऊपर का समझ में आ गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले शंट जनरेटर है एक ये और सीरीज़ है। तो शंट में देखो आपको कुछ याद नहीं करना है, एक हल्का सा याद रखना है कि नो लोड पे क्या था, वोल्टेज BT था, मतलब नो लोड पे वोल्टेज था, EG जनरेट हुआ था, जो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ IR ड्रॉप हुआ, और फिर जो टर्मिनल वोल्टेज अपने को मिली, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कम हुआ। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक हल्का सा ड्रॉप आया। उसके बाद दूसरा ड्रॉप आया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर IR है, मैंने आपको बताया भी। उसके बाद फिर एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है, तो ये अपने को दिख गया इसमें ड्रॉप। ठीक है, शंट जनरेटर में। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका यूज़ किस में करेंगे। तो एक शंट जनरेटर का एक ना स्पीड लगभग उसमें करेंगे, जैसे उसका शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड में कर रहे थे, ऐसे शंट जनरेटर करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज वगैरह में। ठीक है, तो लगभग कांस्टेंट सप्लाई जो है कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट वोल्टेज में इसका यूज़ करेंगे, जिसमें कांस्टेंट सप्लाई हो जाएगी, वही बात हो जाएगी। और इसका जो है एक्साइटेशन वगैरह वैसे इसका अल्टरनेटर में यूज़ करता है एक्साइटेशन देने में, सिंक्रोनस जनरेटर में। और इसका यूज़ करेंगे एक तो अपने को कांस्टेंट वोल्टेज में, दूसरा स्मॉल पावर सप्लाई वगैरह हम कर लेंगे। स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, एक खतरनाक चीज़ है कि स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन दिखाता है, तो आपके शंट जनरेटर। अब सीरीज़ पर आ जाएँ हम। ठीक है, आपकी क्या हो तो इसमें है कि ना जो रेजिडुअल फ्लक्स है, पहले से कुछ ना कुछ ना रेजिडुअल फ्लक्स था इसमें अपने पास। तो जो मेटल लिया आपने, जो भी कुछ लिया, ठीक है, तो उसमें रेजिडुअल फ्लक्स था, डाइपोल्स थे उसमें। तो अब क्या होता है कि इसकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, तो इसकी हेल्प से अपन कुछ चीज़ देखेंगे। तो इसमें लिमिट है कि वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाता है, मतलब वोल्टेज बिल्डअप पहले होता कैसे मैं बताते हो। सबसे पहले अपने पास फ्लक्स तो ही है। ठीक है, उस फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है अपना फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि अपन बात करें सीरीज जनरेटर की, तो जब फ्लक्स पहले से था आर्मेचर रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे अगर आप आर्मेचर करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ा तो आपको पता है कि फ्लक्स बढ़ने से EMF बढ़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, ये बराबर KN∅ जो भी है। उसके बाद EMF बढ़ा तो EMF बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, EMF बराबर BT माइनस आई आर, EF हाँ BT प्लस IR, या फिर EG माइनस IR इक्वल्स टू BT। तो EF बढ़ेगा तो BT बढ़ेगा। तो इस तरीके से ना ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जब सेचुरेट हो जाएगा फ्लक्स, तो इस बार ना अब IA बढ़ने पर आपका BT अलग घटेगा। तो ये देखो यहाँ पर लिख रखा है सारी चीज़, ये ऊपर है ना, तो ये है वो चीज़। चलो कोई ना, अब इसमें मेन चीज़ पता क्या है, मेन चीज़ ये कि वोल्टेज बिल्डअप बहुत से जगह ना फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हो सकता है जो पहले अपन थोड़ा सा ये रेजिडुअल फ्लक्स है, देखो ये वाला ना, ये रेजिडुअल फ्लक्स है ना, तो अपन ने क्या करा, हो सकता है अपन ने कनेक्शन गलत कर दिया, नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हो सकता है कि एक तो उसमें मैग्नेटिज्म ही ना हो, जो मेटल अपन ने लिया, जो भी लिया बॉडी। दूसरा, अगर फ्लक्स तो था उसमें फाई तो बना, लेकिन रेजिडुअल फ्लक्स में जुड़ने की वजह उसमें घट गया हो, अपन ने कनेक्शन उल्टे पुल्टे कर दिए,
ठीक है। और बाकी ना वोल्टेज बिल्डअप के लिए शर्त ये है कि ना, ये ऊपर जो लिख रखा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे ये बताया कि जो स्पीड है ना क्रिटिकल स्पीड से कम नहीं होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस जो है फील्ड वाइंडिंग का वो जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा, वो वोल्टेज बिल्डअप हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहीं इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि वोल्टेज बिल्डअप फेल अगर हो जाता है तो इसमें क्या हुआ रहा होगा, ये रहा, ये देखो, ये इन्होंने बोला ना, अगर वोल्टेज बिल्डअप फेल हो गया तो RF ज़्यादा रहा होगा, किससे, मतलब फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है क्रिटिकल से, जबकि होना नहीं चाहिए था, हो गया तो वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा वोल्टेज बिल्डअप। वहीं इसके बाद बात है क्रिटिकल, मैंने बोला था क्रिटिकल स्पीड से कम होनी चाहिए स्पीड, या ज़्यादा, तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कि इतनी कम, ये तो मिनिमम है, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल से, रेजिस्टेंस क्रिटिकल से कम होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन है कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा फेल। अगर फेल हो रहा है तो इसका उल्टा हुआ, इसका मतलब क्रिटिकल से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहा है और क्रिटिकल से कम आपकी स्पीड रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक हो सकता है आप रोटेशन गलत डायरेक्शन में जो फाई आपने घटा दिया पूरा। ठीक है, तो अब इसका एक कॉलअप करते हुए लास्ट में अपन चीज़ बताते हैं कि इसमें ना देखो, आपने ओवर कंपाउंड पढ़ते हैं, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, या आप याद कर लेना इनको कि ओवर कंपाउंड का मतलब पता क्या होता है। ओवर कंपाउंड में बता देता हूँ वैसे ही कि ओवर कंपाउंड में ना सीरीज़ में लगा होता है सारा। ठीक है, तो सीरीज़ की जो बाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। अब होता है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से जैसे ना लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने से वो करंट खींचेगा, तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा तो जो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं उसमें करंट जाने से वोल्टेज उतना ज़्यादा बढ़ता है, आपने पता ही होता। तो करंट बहुत ज़्यादा मतलब करंट बढ़ने से वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होगा इसमें ओवर कंपाउंड में। फ्लैट कंपाउंड में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जितना लोड बढ़ने पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही इसको बैलेंस कर देता है बस, तो ये ज़्यादा फुल लोड और नो लोड बराबर ही होते हैं। अंडर कंपाउंड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है काफ़ी कम होते हैं, तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है मतलब जो आपको लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंटरनल, तो उसको ना कंपनसेट नहीं कर पाएंगे इसके नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो फुल लोड वोल्टेज इसमें कम हो जाएगी। बाकी शंट का ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे शंट में जो ड्रॉप बताया था मैंने, उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और डिफरेंशियली का तो बहुत ज़्यादा उसमें कंपाउंड है, क्योंकि उसमें तो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें पहले से फ्लक्स कम आपको पता है। और मैंने आपको ये भी बताया अगर फ्लक्स कम है, आते को सुनना फ्लक्स कम है तो EMF कम होगा, और EMF कम है तो VT कम होगा। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक इसकी आ गई। अब पता है इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा नो लोड से कॉमन पॉइंट मान के। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछ लिया, मान लिया एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम दिया नीचे वाला, तब कैसे समझाओगे, मतलब कैसे समझोगे। देखो नो लोड नीचे, ठीक है, इधर ये देखो, ये नो लोड यहाँ पे, ठीक है, और देखो इधर आपका ये कुछ ना कुछ लास्ट का पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ ओवर कंपाउंड में, तो ओवर कंपाउंड आपको पता है कि नो लोड से ज़्यादा फ्लोट की वोल्टेज होगी, तो देखो ये दूसरे नंबर का ही आपको ओवर कंपाउंड हो गया। सीरीज़ की मैं बात करूँगा तो सीरीज़ में तो आप मैंने ऊपर बनाया नहीं, सीरीज़ नीचे ही है। सीरीज़ में तो पता है ना वोल्टेज बिल्डअप होता है, मतलब कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, EMF बढ़ेगा और VT बढ़ेगा, तो देखो इसका मतलब फाइनल वोल्टेज बढ़ेगा इसमें, तो ये तो सबसे बढ़िया है। तो इसमें तो यहाँ पे सबसे ऊपर है सीरीज़ फुल लोड जो है बहुत ज़्यादा नहीं, नो लोड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जिसमें नो लोड फुल लोड बराबर होगा उसको फ्लैट बोलेंगे। तो देखो चेक कर लो, जिसमें ये वाला आपको दिख ही रहा है तीसरे नंबर का। उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड आएगा, और उसके बाद आपके ठीक है, और सेपरेटली एक्साइटेड में पता है क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड में ये है कि अपन बाहर से उसको दे रहे हैं सप्लाई। ठीक है, तो उसमें आर्मेचर की वजह से ड्रॉप आता है हल्का सा। लेकिन शंट में क्या है, शंट में तो यही है ना कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको, मतलब सीरीज़ नहीं है ना सपोर्ट करने के लिए फ्लक्स में। अगर सीरीज़ में फ्लक्स होता है, सीरीज़ में बाइंडिंग लगी होती है, तो फ्लक्स बढ़ता है, और फ्लक्स बढ़ने से EMF बढ़ता है और VT बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ वाला लफड़ा है नहीं, शंट ही शंट है, तो उसमें और ड्रॉप आएगा छठे नंबर का, है ना। सातवें नंबर का डिफरेंशियल में तो ये ना कि उल्टा सीरीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो उल्टा कम और कर रहा है उस चीज़ को। शंट में सीरीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंशियल में तो सीरीज़ है और वो कम कर रहा है उल्टा, तो सीरीज़ जब उल्टा काम करेगा तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए डिफरेंशियल वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो लंबी हो गई है वीडियो, आप देख रहे हैं एक बार इसको।